Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse IAS. I hope everyone is doing well. So today is 27th May 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse IAS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो आज का हमारा पहला आर्टिकल है सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रिमल मेक्स लैंडफॉल 1 लाख इवैक्यूटेड इन बंगाल. तो यहाँ पर जो साइक्लोन की बात करते हैं सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसका नाम क्या है, रिमल. तो अब आपको पहले इसका तो नाम याद रखना है. ये जो नाम है किसके द्वारा यहाँ पर दिया गया है, ओमान. ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हो गई. उसके बाद हम बात करते हैं कि बंगाल से, वेस्ट बंगाल वाला जो हमारा एरिया है, और ये साइक्लोन कहाँ इमर्ज हुआ है आपका, बे ऑफ बंगाल में. एक आपका इस साइड अगर हम बात करते हैं तो ये वेस्टर्न साइड में आपका क्या जाता है, अरेबियन सी, इंडिया के वेस्टर्न साइड में, और दिस साइड है हमारा बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल में साइक्लोन रिमल इमर्ज हुआ है और इसके चलते इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने रेड अलर्ट इशू किया है. और वेस्ट बंगाल की जो पूरा कोस्ट लाइन वाला एरिया है यहाँ पर वार्निंग दी है कि जल्द से जल्द इवैक्यूएट किया जाए. मतलब कि लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया है. इवैक्यूटेड का मतलब होता है. तो अब तक 1 लाख लोग वहां से इवैक्यूएट कर चुके हैं. अब देखिए इस साइक्लोनिक एक्टिविटी का वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश पर भी इसका क्या होगा, इम्पैक्ट होगा. साथ साथ यहाँ पर जो हमारे सुंदरबन है, आप लोगों को यहाँ पे सुंदरबन के बारे में पता ही होगा. सुंदरबन यहाँ पे आपका मैनग्रोव का इतना बड़ा वो है. तो ये कहा जा रहा है कि मे बी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है हमें इस साइक्लोन की जो एडवर्स इम्पैक्ट है ना, क्योंकि साइक्लोन आता है ये अपने साथ एक डिजास्टर लेकर आता है. तो हम मे भी ये जो मैनग्रोव्स है वो क्या कर सकते हैं, इस मतलब कि इसकी जो सीवरिटी है उससे हमें बचा सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. अब देखिए यहाँ से दो चीजें आपके लिए निकल कर आती हैं. पहला, व्हाट इज साइक्लोन. हमें तो ये पता होना चाहिए कि साइक्लोन होता क्या है. ठीक है. सेकंड चीज, ये जो नाम दिए जा रहे हैं रिमल, ये नाम कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए. तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, साइक्लोन की. साइक्लोन होने के लिए आपके यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मतलब कि दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल होनी चाहिए. पहला क्या है कि इस साइक्लोन के इमर्ज होने के लिए वहां पर आपकी एक लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए. लार्ज वाटर बॉडी, आप जैसे कि ओशन की बात करते हैं, बे ऑफ बंगाल एक बहुत बड़ा वो है. ठीक है. और दूसरी बात, जो टेम्परेचर है ना, वो कम से कम 25 डिग्री से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए. मतलब टेम्परेचर हाई होना चाहिए और एक लार्ज वाटर बॉडी होनी चाहिए. फिर इसमें क्या होता है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया आपका जनरेट होता है, क्रिएट होता है. यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ से आपका जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है और ये जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ आगे बढ़ती है. ठीक है. और आसपास की जो कोल्ड एयर है ये यहाँ पे इसको फिल करने लगती है. तो ये जो वार्म एयर जब ऐसे ऊपर 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 ऐसे जाने लगती हैं तो ये एक सर्कुलर जैसे रिंग टाइप का एक पूरा स्ट्रक्चर, जैसे फनल होता है ना, फिनल आपने देखा होगा. तो ये ऐसे पहले यहाँ पर छोटा होता है, धीरे 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 इस तरीके से बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है. सो ये इस तरीके से यहाँ पर होता है. सो आई होप आपको यहाँ पर इतना क्लियर होगा साइक्लोन क्या है. सो ये विल सी साइक्लोन्स आर रैपिड इनवर्ट एयर सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया. The air circulates in an anti-clockwise direction in the northern hemisphere and clockwise direction in southern hemisphere. तो देखिए आपका जो हेमिस्फीयर है सदर्न और नदर्न, यहाँ पर जो डायरेक्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. क्यों, उसके लिए आपका क्या जाता है यहाँ पे, कोरोलिसिस फोर्स. कोरोलिसिस फोर्स जो होता है जिसकी वजह से यहाँ पर मेनली कोरोलिसिस फोर्स क्यों होता है. अब देखिए अगर ये टॉपिक पढ़ने जाएंगे तो ये बहुत बड़ा टॉपिक इधर निकल कर आ जाएगा. कोरोलिसिस फोर्स आपका लगता है जब हमारा अर्थ रोटेट होता है, ड्यू टू दैट रोटेशन यहाँ पर कोरोलिसिस फोर्स होता है. सो साइक्लोन्स आर यूजली अकम्पनीड बाय अ violent storms and bad weather. इसकी वजह से यहाँ पर बहुत खराब जब वेदर होती है ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती हैं. क्लासिफिकेशन की बात करते हैं. देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, यहाँ पर मेनली 2 टाइप्स के साइक्लोन होते हैं. एक होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, दूसरा होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. सो ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उन्हें हम टेम्परेट साइक्लोन एंड मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन एंड फ्रंटल साइक्लोन के नाम से भी जानते हैं. ये साइक्लोन जो होते हैं अलग अलग लोकेशन में इनके अलग अलग नाम होते हैं. फॉर एग्जाम्पल हरिकेन्स, आपका जो अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक वाला जो एरिया है वहां पर हरिकेन्स हम इसको बोलते हैं, हरिकेन्स के नाम से एड्रेस करते हैं. साउथ ईस्टर्न एशिया की बात करते हैं
वहां पे टाइफून्स होते हैं, और इंडियन ओशन और वेस्टर्न पैसिफिक अराउंड ऑस्ट्रेलिया इस साइड में अगर साइक्लोन आता है, मतलब कि ये स्ट्रॉम आता है, तो उसे हम साइक्लोन कहते हैं। अब साइक्लोन की नेमिंग कैसे की जाती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो हाउ द साइक्लोन्स आर नेम्ड एंड व्हाट आर द गाइडलाइंस, इसमें कुछ गाइडलाइंस है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो इन 2000 में क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ नेशंस कॉल्ड वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, and United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, which comprised, इसमें आपके पहले बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, डिसाइडेड टू स्टार्ट नेमिंग साइक्लोन इन द रीजन। यहाँ पे पहले 8 कंट्रीज आती है मिलकर, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टार्टिंग में इसमें क्या होता है, ये 8 नेशंस का एक ग्रुप होता है, मतलब ये लोग ग्रुपिंग करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में साइक्लोन्स आ रहे हैं, हम इनको नाम देना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे में हमें फिर कैसे पता चलेगा कि कौन सा साइक्लोन कैसा है, क्या है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि हर एक कंट्री क्या करेगी, यहाँ पर नाम सजेस्ट करेगी। उसके बाद the WMO expanded the include 5 more countries in 2018। स्टार्टिंग 2000 में 8 कंट्रीज थी, फिर 2018 में यहाँ पर 5 मोर कंट्रीज को इसमें ऐड किया गया। कौन कौन से, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड येमेन। अब टोटल मिलाकर यहाँ पर 13 कंट्रीज हो गई। ये 13 कंट्रीज क्या करती हैं, 13 नेम्स यहाँ पर सजेस्ट करेंगी। कितने, क्योंकि देखिए हर एक कंट्री के लिए जैसे कि 13 कंट्रीज 13 नेम ही क्यों सजेस्ट करेंगी, तो फॉर एग्जांपल 13 कंट्री हैं, तो 13 कंट्री में यहाँ पे साइक्लोन्स आ सकते हैं, तो सबके लिए यहाँ पे एक एक नाम होना चाहिए ना। तो 13 कंट्रीज 13 नेम्स सजेस्ट करेंगे, तो टोटल यहाँ पर 169 नेम्स हो जाएंगे। सो लिस्ट ऑफ 169 साइक्लोन नेम्स रिलीज बाय IMD इन अप्रैल 2020 वर प्रोवाइडेड बाय दीज कंट्रीज। तो यहाँ पर 2020 में ये 169 जो साइक्लोन्स के नेम है वो रिलीज किए गए। अब अगर ये फिर से यहाँ पर नाम पूरे खत्म हो जाते हैं, तो फिर से यहाँ पर फिर से न्यू नेम्स रिलीज होंगे। तो इस तरीके से होता है। इंपॉर्टेंट क्या है साइक्लोन्स के नेम का, सो एडॉप्टिंग नेम्स फॉर साइक्लोन्स मेक इट इजियर टू पीपल रिमेंबर। ये हमें याद करने में हमें आसानी होती है कि हाँ, हमें पता चल जाता है कि कब यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल अभी गुजरात वाले एरिया में अरेबियन सी में साइक्लोन आया था कुछ महीनों पहले, लास्ट ईयर। आप लोग को अगर याद हो, हमने इसे डिस्कस भी किया था, साइक्लोन मिचोंग। ओके, तो इस तरीके से क्या होता है, हमें नाम याद रहते हैं। अब ये भी यहाँ पर याद रखना है, जब कंट्रीज कोई भी साइक्लोन का नाम दे रही है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। इट शुड बी न्यूट्रल, ओके, किसी पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल फिगर का नाम नहीं होना चाहिए। इसमें कोई भी रिलीजियस बिलीफ नहीं होने चाहिए, कल्चरल और जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। Name should be chosen in such a way that it does not hurt sentiments of any group of population over the globe। यहाँ पे ऐसे नाम होने चाहिए जो किसी के sentiments को hurt ना करें। It should not be very rude and cruel in nature। It should be short, easy to pronounce होने चाहिए। Should not be offensive to any member। यहाँ पर इसको आप इजिली प्रोनाउंस कर सके, किसी भी पर्सन को ये यहाँ पर ऑफेंस ना करें। मैक्सिमम लेंथ यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेम विल बी 8 लेटर्स। ओके, द प्रपोज नेम शुड बी प्रोवाइडेड विद इट्स प्रोनाउंसिएशन एंड वॉइस ओवर। तो यहाँ पर उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वॉइस ओवर है, ये भी यहाँ पर उसके साथ साथ प्रोवाइड किया जाता है। क्योंकि देखिए इंडिया में कैसे नाम होते हैं, येमेन में कैसे होते हैं, कतर में कैसे होते हैं, तो समटाइम्स हमें क्या होता है, दूसरी कंट्रीज के जो नेम्स होते हैं उन्हें प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम होती है। सो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वॉइस ओवर, ये यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम अभी जो रिसेंट है हमारा नेम रीमेल इज द लिस्ट ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इज गिवन बाय ओमान। It will be the first cyclone to hit the region this 2024 में प्री मानसून सीजन में ये पहला साइक्लोन है इस साल का, 2024 का ये पहला साइक्लोन है। ठीक है, रिमल का अगर हम मीनिंग देखते हैं तो इसका मीनिंग होता है अरेबिक में सैंड। ठीक है, ओरिजिन का है आपका बे ऑफ बंगाल। देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर नेमिंग दी जाती है। ये टोटल आपकी 13 कंट्रीज है, बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, येमन। अब इनके द्वारा यहाँ पर देखिए तेज, इंडिया के क्या क्या नाम है, गति, आपने गति का तो नाम सुना ही होगा, गति, तेज। अभी ये जो नाम है ये यूज हो चुके हैं। ये जो आने वाले व्योम, झार, आग, ये अभी यूज नहीं हुए हैं। ओके, उससे पहले अभी जो ओमान ने कौन सा नाम दिया है, रिमल। अभी हम इसके बारे में डिस्कस करें। इससे पहले जो साइक्लोन आया था उसका नाम हमने, आप लोगों को अगर याद हो, मिचोंग, हमने इसके बारे में पढ़ा था। बिपरजॉय, बिपरजॉय का नाम भी आप लोगों ने यहाँ पे अगर याद हो, इसके बारे में कितना ज्यादा यहाँ पर ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही आपको देखने को मिलता है बिपरजॉय। मोका,
ठीक है, येमेन के द्वारा। तो ये कुछ नाम तो आप लोगों ने न्यूज में ही यहाँ पर पढ़े होंगे। अब इसके बाद अगर कोई साइक्लोन आता है तो यहाँ पर आसना, दाना, फेंगल, तो इस तरीके से यहाँ पर ये नाम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आई होप अब आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज एनजीटी टेक्स नोट्स ऑफ द हिंदू रिपोर्ट्स ऑन यमुना फ्लड प्लेन। अब एनजीटी ने यहाँ पर क्या, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यहाँ पर सू मोटो कॉग्निजेंस यहाँ पर फाइल किया है और ये कहा है कि हम दिल्ली में यहाँ पर मतलब की बात कर रहे हैं कि जो यमुना फ्लड प्लेन है, ठीक है, यमुना रिवर है, तो यहाँ पर लोगों क्या होता है, कई बार जो रिवर्स होती हैं अपना कोर्स यहाँ पर चेंज करती हैं। कोर्स चेंज करती हैं तो लोग वहाँ पर क्या करने लगते हैं, रहना स्टार्ट कर देते हैं। उसको यहाँ पर पूरे सारे वहाँ पर वो क्या करने लगते हैं, रहना स्टार्ट करते हैं। लेकिन समटाइम्स कभी क्या होता है, जब फिर से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया तो हमें जो फ्लड जैसी सिचुएशन है, लास्ट ईयर कैसा यमुना रिवर में फ्लड आया था इसके बारे में सब लोग बहुत अच्छे से अवेयर है ना, ये यहाँ पर हमें बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज टेकन सुमोटो कॉग्निजेंस दैट द डिमार्केशन ऑफ यमुना फ्लड प्लेन इन दिल्ली अ बेसिक स्टेप टू हेल्प आइडेंटिफाई एंड प्रोटेक्ट इट्स सेंसिटिव इकोसिस्टम फ्रॉम इंक्रोचमेंट। तो यहाँ पर ये ऑर्डर दिया गया था एनजीटी के द्वारा कि यमुना रिवर का जो फ्लड प्लेन है उसे डिमार्क किया जाए, जिससे कि हम क्या कर सके, ये जो इंक्रोच्ड एरिया है, सेंसिटिव एरिया है हमारे इकोसिस्टम को, उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, तो अभी यहीं पे सारी चीजें ऑर्डर दिया गया था लेकिन अब तक इसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि 9 साल हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर इस ऑर्डर पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। तो इसमें ये कहा गया कि द न्यूज आइटम इंडिकेट्स दैट वॉल्यूशन ऑफ द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। यहाँ पर ये हमारे जो 2 इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं इनका क्या कर रहा है, ये वॉल्यूशन कर रहा है। अब हम एनजीटी के बारे में देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या है, ये आपकी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है सेटअप अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। मतलब कि ये किसी एक्ट के अंदर क्या हो रही है, आपकी सेटअप हो रही, इट मींस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। तो जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 है, इसके इफेक्ट से आपका क्या आता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एक्चुअली हुआ ये था कि जो सारे केसेस, फॉर एग्जाम्पल कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट आपके हो गए, हाई कोर्ट हो गए, सारे जितने भी केसेस हैं कहाँ जा रहे हैं, कोर्ट के पास जा रहे हैं। तो कोर्ट के पास क्या है, बर्डन बहुत ज्यादा हो रहा था, इसलिए हमने क्या सोचा कि हम एक अलग सा ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करते हैं जो कि इंडिया के जो मतलब कि इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल होगा। जस्ट लाइक यहाँ पर जैसे कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी इशू आएंगे तो ये किसके पास जाएगा, एनजीटी के पास यहाँ पर जाएगा। सो विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी, इंडिया बिकेम द 3rd कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। यहाँ पर 2 डेवलपिंग कंट्रीज हैं आपकी, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। उसके बाद इंडिया क्या है, आपकी 3rd कंट्री है जहां पर आपको एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल देखने को मिलेगा। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ। सो एनजीटी इट मैंडेट टू मेक डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशंस और अपील्स फाइनली विद इन 6 months ऑफ फाइलिंग द सेम। एनजीटी है 5 places ऑफ सिटिंग। एनजीटी की 5 places ऑफ सिटिंग है, कहाँ कहाँ, न्यू दिल्ली एक प्रिंसिपल प्लेस है, भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, एंड ये क्या है, अलग 4 places है जहां पर एनजीटी की आपकी क्या होती है, सिटिंग होती है। इतना आपको क्लियर हुआ। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सो ट्रिब्यूनल कंप्राइजेस ऑफ चेयरपर्सन, जुडिशियल मेंबर, एक्सपर्ट मेंबर्स। ठीक है, इसमें ये हमारे सारे मेंबर्स होते हैं। द टर्म ऑफ ऑफिस है 3 years एंड टिल द एज ऑफ 65 years। यहाँ 3 साल तक का इनका टर्म ऑफ ऑफिस होता है या फिर 65 years तक, जो भी यहाँ पे पहले हो जाएगा उसके लिए मतलब कि उसके बाद उनका जो टर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा, जो भी पहले होगा। एंड नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, यहाँ पर रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, आई होप इतना आपको यहाँ पर क्लियर होगा। अब देखिए, ये जो एनजीटी है आपकी, जो वेरियस हमारे इन्वायरमेंट्स लॉ है उनको इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल द वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002। तो ये सारे एक्ट्स इसके अंदर इंक्लूड हैं। 7 टोटल यहाँ पर रिलेटेड एक्ट्स हैं जिसके तहत जो एनजीटी है वो क्या करता है, डील करता है। देखिए, ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी फैब में यहाँ पर वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट एक बिल लेकर आया गया है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स की भी बात की जा रही है, इसलिए हम थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं।
ये कब इनेक्ट हुआ था? सो इनेक्टेड फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड मेंटेनिंग और रिस्टोरिंग द होलसमनेस ऑफ वाटर। तो मतलब वाटर पोल्यूशन को, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए और जो वाटर है उसको रिस्टोर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इस एक्ट को लेकर आया गया था। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। फिर देखिए, सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 3 and 4 ऑफ द एक्ट रिस्पेक्टिवली। CPCB, a statutory organization है आपका, was constituted in September 1974 under the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये आपका एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट के अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ये आपको याद रखना है, ये जो बोर्ड है। ओके, फर्दर CPCB वॉज इंटरेस्टेड विद द पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट। यहाँ पर जो पावर CPCB को यहाँ पे जितनी भी पावर्स वगैरह सारी चीजें मिलती हैं वो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के तहत दी जाती हैं। ठीक है, इसमें अब तक 2 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं, तीसरा यहाँ पर इसके लिए बिल आपका पेश किया गया था राज्यसभा में। So the act was amended in 1978 and 1988 to clarify certain ambiguities and to vest more power in the pollution control board। तो यहाँ पर इस बोर्ड को और पावर देने के लिए यहाँ पर क्या हुआ था, 2 बार अमेंडमेंट हो चुके हैं। अब देखिए क्या हुआ, राज्यसभा में ये अमेंडमेंट बिल टेबल हुआ है। Emphasizes that the cornerstone of democratic governance lies in the government trusting its own people and institution। So bill indicate that outdated rules and regulations causes trust deficit। तो मतलब इसमें कुछ outdated rules वगैरह हैं, ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है आपका, इसमें एक तरीके से ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है। तो बिल में यहाँ पर अमेंडमेंट किया गया है कि जो पहले फाइन 10,000 था उसे 15 लाख तक कर दिया है ना। जो भी यहाँ पे माइनर वॉल्यूशंस हैं, अगर आप करते हैं, प्रोविजंस का यहाँ पर वॉल्यूशन होता है तो इसमें इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इन्फ्रिंजमेंट्स, ये सारी चीजें, मतलब इसमें जो पनिशमेंट की जो प्रोसेस है उसको और ज्यादा क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। इट इज ऑल्सो नॉट इन कॉग्निस विद द स्पिरिट ऑफ ईज ऑफ लिविंग एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज द स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट वंस अगेन। देखिए इस आर्टिकल में वैसे कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है सारी चीजें। बस इस आर्टिकल में अगर आप इसका क्रक्स देखें, समरी देखें, तो ओवरऑल ये आर्टिकल ये कह रहा है कि आप सभी को पता है रशिया यूक्रेन क्राइसिस, यहाँ पर उसके बारे में एवरीवन इज अवेयर ऑफ दैट। और रशिया ने यहाँ पर कई बार ये कहा है कि जरूरत पड़ने पर वो क्या करेंगे, अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है इसका यहाँ पर यूज करेंगे। इसके तहत आप सभी को पता होगा जो CTBT है, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, इससे भी यहाँ पर रशिया ने अपने आप को क्या कर लिया है, यहाँ पर मतलब अपने आप को यहाँ से हटा लिया है, जो रेटिफाई किया गया था, रिवोक कर लिया। ठीक है, इसका जो रेटिफिकेशन था उसको रिवोक कर लिया है। तो अब हमारे सामने क्या है, बहुत बड़ा थ्रेट है ना। अभी एक्चुअली हुआ ये कि जो फ्रांस के लीडर हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने यहाँ पर इसको बहुत ही सीरियस इशू बताया है कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इस चीज पर बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रही हैं और लगातार क्या कर रही हैं, आपका यूक्रेन का साथ दे रही हैं। लेकिन उन्हें इस चीज पर फोकस करना होगा कि अगर रशिया के पास क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स हैं और अगर रशिया ने जब, अगर कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी का भी माइंड कहीं पर भी चेंज हो सकता है, सारी यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन का साथ दे रही हैं, तो रशिया क्या है, अपना डेटरेंस क्रिएट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन का यूज वो कर सकता है। और रशिया ने कई बार ये कहा है कि उसकी जो आर्मी से उनका जो न्यूक्लियर वेपन है इट इज रेडी, है ना, वो कभी भी क्या कर सकते हैं, उनका जब भी मतलब कि उनको लगेगा तो वो यहाँ पर उनका यहाँ पर यूज, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करेंगे। सो देखिए, aggravating the situation further are certain remarks attributed to Mr. Putin during the annual Victory Day parade in Moscow on 9th May this year. In his address, देखिए 9th डे में यहाँ पर जो विक्ट्री परेड डे होती है मॉस्को में, उन्होंने उस पर क्या कहा है, रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, रशियन प्रेसिडेंट ऑब्जर्व दैट हिज न्यूक्लियर फोर्सेज वर ऑलवेज ऑन अलर्ट। उनकी जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ऑलवेज अलर्ट है। एंड द मॉस्को वुड नॉट टॉलरेट एनी वेस्टर्न थ्रेट। अगर यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज ने कुछ भी किया तो उनका जो मतलब कि उस चीज को यहाँ पर मॉस्को टॉलरेट नहीं करेगा। तो देखिए
ये हमारी सारी चीजें आती हैं। ये पहली बार नहीं है, ये अभी 9th में की बात है। उसके बाद 2023 में भी यहाँ पर रशिया ने क्या किया था, आपको देखिए 2023 में रशिया ने जो CTBT को रिकॉग्नाइज किया था, रेटिफाई किया था, उससे यहाँ पर खुद को रिवोक कर लिया है, विच इज इंटेंडेड टू प्रिवेंट ऑल फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। तो मतलब यहाँ पर क्या करता है, ये आपका CTBT जितने भी आपके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होते हैं उससे प्रिवेंट करता है, लेकिन रशिया ने क्या किया, यहां से रिवोक कर लिया। तो यहां पर वो क्या कर सकता है, और ज्यादा न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन यहां पर कर सकता है। इंडिया की बात करते हैं। देखिए, क्या इंडिया ने CTBT को साइन किया है, रेटिफाई किया है? तो नहीं, इंडिया ने ना तो नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी और CTBT, इन दोनों में से किसी को भी यहाँ पर रेटिफाई नहीं किया है, ट्रीटी को साइन नहीं किया है। तभी से हम मतलब ये कह रहे हैं कि अब तक 1998 की बात से देखें, अब तक यहाँ पर हम 5 न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियर डील है विद US, इसको भी हम क्या कर रहे हैं, और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो देखिए, इससे क्या होता है, अगर किसी कंट्री के पास अब सिचुएशन ऐसी है कि हाँ, हमें हमारा जो डिफेंस है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना ही होगा, है ना। क्योंकि अब देखिए, इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया की एक तरफ क्या आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, दूसरी तरफ यहाँ पर चाइना आ जाता है। ठीक है, और अगर अपना यहाँ पर डिफेंस सिस्टम इंडिया स्ट्रांग नहीं करता है तो फिर इंडिया के पास क्या ही बचेगा, कौन उसका साथ देगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पर जाती हैं, और अभी इसी के चलते हमने फिर क्या किया है, यहाँ पे वेरियस 5 न्यूक्लियर टेस्ट अब तक यहाँ पर कर चुके हैं। तो इस आर्टिकल में इतना ही है, ज्यादा कुछ आपको यहाँ पे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हियर इज अ डोर टू अ हाउसिंग स्कीम ट्राइबल फाइंड हार्ड टू ओपन। अब देखिए, इस आर्टिकल में हम एक स्कीम की बात कर रहे हैं। कौन सा स्कीम है, आपकी जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, यहाँ पर टोटल इंडिया की बात करते हैं, 75 हमारे पास क्या है, PVTGs है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब ये जो PVTGs हैं, ये पर्टिकुलर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, बहुत ही ज्यादा क्या है, बैकवर्ड है। उन्हें ना तो उनके पास ना तो अच्छी हाउसिंग फैसिलिटीज होती हैं, ना ही उनके पास आप कह सकते हैं वो एजुकेशन को एक्सेस कर पाते हैं, ना हेल्थ को एक्सेस कर पाते हैं। तो देयर आर सो मेनी इश्यूज, सो मेनी प्रॉब्लम्स विद दैट ट्राइबल ग्रुप्स। तो इस चीज को एड्रेस करने के लिए प्रधानमंत्री यहाँ पर क्या लेकर आए, प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन आपका 2023 एंड 2024 में क्या होता है, अनाउंस किया जाता है, जिससे कि हम क्या कर सके, इन ट्राइबल ग्रुप्स की जो बैकवर्डनेस है उसको रिकॉग्नाइज करके हम उसे क्या करें, ठीक करें, मतलब सही करें, उनको हम आगे स्ट्रीम लाइन पर लेकर आए। तो देखिए, इंडिया इज अ होम टू अ न्यूमरस आदिवासी ग्रुप्स with 75 identified as particularly vulnerable tribal groups across state. According to official data, they comprised around 14.6 lakh household. अगर हम उसका पूरा डेटा देखते हैं तो हमारे इंडिया में मतलब कि 14.6 लाख हाउस होल्ड जहां पर है, ये स्कैटर्ड है, रिमोट एरिया में है, इनएक्सेसिबल, वो मतलब कि जो आपका अर्बन एरिया उसको एक्सेस नहीं करते हैं, है ना। कई बार हम उन तक भी उनको भी एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो और उनके जो मेथड्स ऑफ लाइवलीहुड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पुराने हैं, लो लिटरेसी रेट, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, स्टेगनेंट, उनकी जो पॉपुलेशन है वो भी क्या है, स्टेगनेंट है। ये नहीं कि उनकी पॉपुलेशन राइज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है, इट इज स्टेगनेंट, ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है। सो उनकी इस बैकवर्डनेस को रिकॉग्नाइज करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री PVTG डेवलपमेंट मिशन यहाँ पर अनाउंस किया टू इम्प्रूव देयर सोशो इकोनॉमिक कंडीशन। आपको इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, इस आर्टिकल में एक्चुअली ये कहा जा रहा है, यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, दो चीजें हैं आपकी। पहला ये है कि इसके तहत हम एक तरीके से आपकी हाउसिंग स्कीम भी है, जिसमें यहाँ पर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उन्हें मिलेगा और यहाँ पर उन्हें हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। अब लेकिन अगर हम किसी को घर दे रहे हैं उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा ना कि कितने लोग हैं, कैसे, कहाँ कहाँ स्कैटर्ड है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है, डेटा का मिसमैच हो रहा है, डेटा का क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है। जिस तरीके से आप सब लोगों को यहाँ पे मनरेगा वाला इशू तो पता ही होगा। मनरेगा वाले इशू में क्या हुआ था, लाइक जब रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे थे तो आधार कार्ड में कुछ और था और आपके जो कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स उसमें कुछ और था, जिसकी वजह से यहाँ पर हमने देखा था कि लाखों लोगों को मनरेगा की इस लिस्ट से क्या किया गया था, आपका रिमूव किया गया था। सेकंड चीज इसमें ये कही जा रही है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, इसके लिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक ऐप को लॉन्च किया गया है, जिस ऐप के तहत यहाँ पर उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। जो पंचायत लेवल में इस ऐप को प्रोवाइड किया गया है, जो भी यहाँ पर ये ऐप है, जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनका जो प्राइमरी डेटा है, लाइक जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द हाउस होल्ड, नोटिंग देयर ब्लॉक्स, पंचायत किस ब्लॉक और पंचायत से हैं, ये सारी चीजें उस ऐप में यहाँ पर गैदर की जाएगी। इस ऐप का क्या नाम है, आवास प्लस।
ये ऐप का नाम है, आपको इतना यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इसमें ये भी कहा जा रहा है कि ये मैंडेटरी है कि अगर आपको हाउसिंग रजिस्ट्रेशन कराना है इस स्कीम के अंदर, पीएम जनमन के अंदर, तो आपके पास जॉब कार्ड होना यहाँ पर क्या है, मैंडेटरी है। लेकिन आप सभी को पता है लाइक मनरेगा वर्कर्स के पास यहाँ पर जो 8 करोड़ मनरेगा वर्कर्स हैं, उनका जो जॉब कार्ड है वो डिलीट किया गया है। उसके बाद कई लोग यहाँ पर किसी दूसरे पर्सन का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जॉब कार्ड यूज कर रहे हैं, तो ये कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए हम पहले इस स्कीम के बारे में पहले देख लेते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, है ना। सो पीवीटीजीज आर द मोर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अमंग ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। ये सब जितने इंडिया में बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ट्राइबल ग्रुप्स हैं, लेकिन ये जो ट्राइबल ग्रुप है वो और ज्यादा क्या है, आपके वल्नरेबल है ना। सो दीज ग्रुप्स हैव प्रिमिटिव ट्रेड्स, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये एक ही प्लेस पर आइसोलेट रहते हैं उस अपने, जैसे कि अगर ये किसी जंगल में यहाँ पर रह रहे हैं तो वो उसी एरिया में रहेंगे, यहाँ से वो दूर नहीं जाते हैं। इनकी जो लिटरेसी होती है वो जीरो होती है, बहुत ही लो होती है। 0 to नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड बैकवर्डनेस, ये बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड होते हैं। मोर ओवर दे आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन हंटिंग फॉर फूड एंड प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये यहाँ पर हंटिंग वगैरह अभी भी उनका जो पुराना मेथड होता है ना, उसी टाइम पर मतलब उसी चीज पर यहाँ पर क्या करते हैं, रहते हैं। सो इन 1973 आपकी जो देबर कमीशन होती है सेटअप, उन्होंने यहाँ पर ये सेटअप किया, कमीशन को सेटअप किया गया था, अ सेपरेट कैटेगरी टू प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स। इन 1975 द सेंट्रल आइडेंटिफाई 52 ट्राइबल ग्रुप्स एस पीटीजीज एंड इन 1993 23 और ग्रुप्स को इस लिस्ट में ऐड किया गया, और 2006 में यहाँ पर और जितने भी ग्रुप्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, और पीवीटीजीज के ग्रुप में जो मतलब प्रिवेंट, इनको हमें क्या करना है, आपकी कैसे पर्टिकुलरली जो बहुत ही ज्यादा वल्नरेबल है उसमें ऐड किया गया। करंटली देयर आर 2.8 मिलियन है और बिलोंगिंग टू 75 ट्राइब्स across the 22,544 villages in 2020 districts। मेनली यहाँ पर देखिए लाइक ओडिशा सौरा कम्युनिटी, यहाँ पर बहुत सारी तरीके से कम्युनिटीज जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। अब हम मिशन की बात करते हैं, तो ये 24,000 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा एम क्या है कि पीवीटीजीज को हम क्या करेंगे, हम उनके डेवलपमेंट के लिए उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, लाइक उन्हें क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पावर, वाटर सप्लाई, रोड कनेक्टिविटी, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीजें रिमोट एरिया तक जहां पर वो रहते हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। सो अंडर द स्कीम अबाउट 11 इंटरवेंशंस लाइक पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्राम आवास योजना, जल जीवन मिशन एंड ये सारी चीजों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पे क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट आर्टिकल, ये आर्टिकल भी हमने वैसे डिस्कस किया हुआ है कि आपका जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने यहाँ पर वारंट इशू किया है, मतलब कि वारंट किसके अगेंस्ट में, इजराइल के प्रेसिडेंट के अगेंस्ट, मतलब 5 जो इंडिविजुअल्स हैं वहां के जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर, इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और 3 हमास के जो लीडर्स हैं उनके अगेंस्ट में यहाँ पर वारंट इशू किया गया है। तो इसके बारे में हमें सभी को पता है। अब देखिए यहाँ पर इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया जा रहा है कि इजराइल की बात करें, इजराइल इज नॉट अ मेंबर ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का यहाँ पर आईसीसी मेंबर नहीं है। तो फिर इसकी यहाँ पर जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस की इम्प्लीकेशंस हैं, ये कितना यहाँ पर डिटरमाइन होता है, ये इस पर डिस्कस किया गया है। तो देखिए ज्यादा में इस पर इन्वॉल्व नहीं होना है, सिर्फ आपको यहाँ पर क्या पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। सो इट इज अ परमानेंट जुडिशरी बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड बाय अ रोम स्टैच्यू 1998 में टू इन्वेस्टिगेट, prosecute and try individuals accused of genocide, war crimes, crime against humanity, crime of aggression and to impose prison sentence upon individual who are found guilty of such crime। तो ये आपका रोम स्टैच्यू 1998 के तहत इसको स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका नीदरलैंड में है। इसमें अभी 123 मेंबर्स हैं। ओके, द नोटेबल एक्सेप्शंस बीइंग यूएस, चाइना, रशिया एंड इंडिया। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, आपको ये भी पता होना चाहिए। इंडिया ने इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इंडिया ने ये कहा है, इस स्टैच्यू को साइन नहीं किया, ये कहते हैं कि ये स्टेट की सॉवरेनिटी, नेशनल इंटरेस्ट, और कई बार क्या होता है, हमें जो एविडेंसेस है उसको कलेक्ट करने में डिफिकल्टीज होती हैं। कई बार इसमें इम्पार्शियल प्रोसिक्यूटर्स और क्राइम डेफिनेशन जो है वो भी उनकी तहत अभी क्लियर नहीं है, तो इसलिए इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। अब क्वेश्चन ये आता है कि इजराइल भी क्या है, इसका मेंबर नहीं है, इंडिया भी इसका मेंबर नहीं है,
तो क्या इसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग होता है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, चाहे आप उस आईसीसी के मेंबर हैं या नहीं है, बट इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं। अब कैसे बाइंडिंग हुई, इजराइल तो इसका यहाँ पे मेंबर है ही नहीं और इनकी कोई पर्सनल फोर्स भी नहीं होती है, तो इसमें क्या होता है जो इसके मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर इसके सारे मेंबर्स हैं, तो ये क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कहीं पर भी किसी भी ग्रुप में अगर वो इजराइल के जिन मेंबर्स के अगेंस्ट में यहाँ पर क्या हुआ है आपका वारंट इशू हुआ है, तो अगर वो मिलते हैं तो वहां से उनको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस तरीके के इसमें यहाँ पर इसको इसके जो डिसीजंस होते हैं उसको इफेक्ट दिए जाते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद फिर आपका क्या जाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में डिफरेंस है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है, यूएन का एक ऑर्गन है, ठीक है। ये आपका 1945 में स्टैब्लिश होता है बाय द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड इसका जो काम होता है 1946 से स्टार्ट हो जाता है। आपको यहाँ पे डिफरेंस पता होना चाहिए। सो ये 1946 में आईसीजे और ये आईसीसी, ये 2002 में आपका इसका जो एस्टेब्लिशमेंट होता है इसका 1946 में होता है। रिलेशनशिप की बात करते हैं, ये यूएन का एक मेंबर है। ये आपकी आईसीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। लोकेशन दोनों की सेम है, नीदरलैंड द हैग। ओके, टाइप्स ऑफ केसेस, जैसे कि अगर किसी जो पार्टीज के बीच में कोई भी कंटेंशियस इश्यूज होते हैं, एडवाइजरी ओपिनियन आईसीजे का होता है। यहाँ पे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस होता है इंडिविजुअल का, इसमें लाइक जीनोसाइड, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स ऑफ अग्रेशन, ये सारी चीजें आती हैं। तो कहाँ वो केस जाता है आपका, आईसीसी में जाता है। सब आईसीजे की बात करते हैं, लाइक सोवरेनिटी, बाउंड्री, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स आते हैं, ट्रेड और नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज में सुना होगा कि चाइना क्या करता है, आईसीजे की जो मतलब कि उनके जो डिसीजंस होते हैं उसको नहीं मानता है, क्योंकि बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं ना, मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हो रहे हैं चाइना के वेरियस कंट्रीज के साथ इन साउथ चाइना सी। तो ये क्या करता है, आईसीजे के भी जो डिसीजंस होते हैं, जो उनकी यहाँ पर जजमेंट्स होती है उसको यहाँ पर नहीं मानता है। तो ये जैसे भी इशू आते हैं तो वो आईसीजे के पास जाते हैं। Okay, now the next article here is India record trade deficit with 9 of top 10 trading partners in 2023 and 24। हमारे जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन, चाइना, रशिया, इराक, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर एंड यूएसए, इसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है। ये 10 में से 9 के साथ क्या है, हमारा हाई ट्रेड डेफिसिट है। सबसे ज्यादा किसके साथ है, चाइना के साथ, 85,000 टू 87 यहाँ पर $1 मिलियन ट्रेड डेफिसिट है। किसके साथ, चाइना के साथ। फिर रशिया है, फिर इराक, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूएई, हांगकांग, सिंगापुर। बस यूएस के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो इसमें बस यही है कि अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ज्यादा, जो ट्रेड गैप है बिटवीन दीज कंट्रीज ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन हमने ये भी देखा कि सऊदी अरेबिया, रशिया, इंडोनेशिया के साथ हमारा जो थोड़ा ट्रेड पहले जितना था डेफिसिट वो धीरे धीरे अब नैरो हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा भी किसके साथ है, हमारा चाइना के साथ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।